नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 11 डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो इन 11 दिनों में आपको फोकस बना के रखना है स्क्रीनिंग पर। तो आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्क्रीनिंग के लिए जो मॉडल पेपर है इसकी सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। तो आज इसका पार्ट 12 है। इससे पहले 11 पार्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और प्लेलिस्ट में सारे मॉडल पेपर दिए गए हैं, तो उन पेपर्स को एक बार ज़रूर अटैम्प्ट करके देखें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जो मैराथन क्लास की वीडियोज़ हैं वो मैंने पहले बता दिया है, उनको भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपका एक क्लास आई है करंट अफेयर्स की, एक आपकी जीएस की आई है, और उत्तराखंड जीके की एक क्लास। 3 मैराथन क्लासेस आ चुकी हैं। 1.5 से 2.5 घंटे की क्लासेस है सभी। तो वो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ पर नेम दिया गया है, वीडियो का नाम और लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इन क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, और जो आपका अपना प्रिपरेशन है उसको बनाए रखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, एक बार फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कुछ लोग कह रहे थे कि टेलीग्राम लिंक वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए, वैसे और जो कैंडिडेट्स हैं वो तो जुड़ रहे हैं, तो शायद आपका जो सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं हुआ है, या फिर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो लिंक दिया गया है, एक बार ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं और देखना है कि आपके कितने राइट आंसर हो रहे हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया था, पीडीएफ जो आपको दी जाती है वो बाई लैंग्वेज होती है, और पेपर भी आपका बाई लैंग्वेज में ही होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, हिंदी को छोड़कर। तो अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता किसी क्वेश्चन का, वैसे हिंदी आपको आनी चाहिए, सारे वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। फिर भी अगर ऐसा होता है कई बार कि कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते, इंग्लिश में आ जाते हैं, तो पेपर में आप देख लीजिएगा जो मैं शेयर करूंगा, या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी रजनी कोठारी ने। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। इनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1928 में, 1928 में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन थे? बेसिकली ये थे एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और साथ ही साथ राइटर भी थे। क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके अलावा इन्होंने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, इसके ये फाउंडर थे, जो कि 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, रजनी कोठारी इसके फाउंडर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है या फिर जवाबदेह है? राज्य मंत्रिपरिषद मतलब स्टेट काउंसिल जो है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन बी आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आई थिंक इसका भी आंसर आपको मालूम होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, जो कंबाइंड सेशन होता है भारतीय संसद में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, वर्तमान में जो है वो पहले भी मैंने बताया है और आपको मालूम भी होगा, न्यूज़ वगैरह अगर आप देखते हैं तो, ओम बिरला जो है वो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं 2019 से। प्रथम कौन थे? प्रथम है आपके गणेश वासुदेव मालवंकर। ये नाम याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए बाई चांस, तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे पहले लोकसभा के अध्यक्ष। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में? तो बलराम जाखड़ जो कि कांग्रेस के थे, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा अध्यक्ष के तौर पर, लगभग 10 साल का रहा। वैसे 10 साल का नहीं था, 9 साल 10 महीने के आसपास का था, 1980 से लेकर 1989 तक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है या फिर ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स रखे गए हैं? 52 विषय वर्तमान में इसमें प्रेजेंट है। वैसे मूल रूप से बात करें तो इसमें 47 ही थे, अभी वर्तमान में 52 है। तो ये भी याद रखिएगा।
इसके बाद है पंचायती राज प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये है आपका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये कब आया, या फिर इसको जो संवैधानिक मान्यता है वो कब मिली थी पंचायती राज प्रणाली को। तो ये है आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपका 1993 में आया था, 1993 में आया था। और संविधान संशोधन कौन सा था जब ये आया था, 73वां संविधान संशोधन इसके तहत आया था पंचायती राज, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला था 1993 में। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद कानूनी संप्रभुता, इसका जो ये जो थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने किया था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टिन। ऑस्टिन की बात करें तो ये इंग्लिश के एक लीगल थ्योरिस्ट थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बस इतना याद रखिएगा, कानूनी संप्रभुता, ये जो वर्ड है इसका जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया। इसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था। तो जे.एस. मिल नाम के ये विचारक थे जिन्होंने जो महिला मताधिकार या फिर जो फीमेल वोट की बात की थी इसका समर्थन किया था जे.एस. मिल ने। इनका पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। तो सीले नाम है इनका, इन्होंने ये कहा था स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद उत्तराखंड से कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। इस पर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। जो उत्तराखंड है इसमें विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा से कितने निर्वाचित होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 5। तो 5 सांसद जो हैं लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं उत्तराखंड से। इसके बाद कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कौटिल्य आपने नाम सुना है हिस्ट्री में, तो कौटिल्य जो था उसके द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो यह आपका सप्तांग सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्तांग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो देखिए ये राजस्थानी भाषा की जो उपबोली है वो है आपकी मालवी। वैसे एमपी में भी बोला जाता है और राजस्थान में भी ये बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मालवी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गढ़वाली जो है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और पहाड़ी भाषा की बात करें तो ये 3 प्रकार से डिवाइडेड है, जिसमें आपका पूर्वी पहाड़ी हो गया, मध्य पहाड़ी हो गया और जो पश्चिमी पहाड़ी है। ये 3 तरह की पहाड़ी भाषाएं होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद वर्तनी पर आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जो भी 15 या 16 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, उसमें वर्तनी के आपके जरूर रहेंगे। समास पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा शुद्ध है इसमें, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मिष्ठान। ये जो है बिल्कुल शुद्ध है। वैसे जनरली हम बोल क्या देते हैं, मिष्ठान हिंदी में, लेकिन शुद्ध जो है वर्तनी के अकॉर्डिंग, यानी वर्तनी का मतलब उच्चारण के अनुसार, तो मिष्ठान जो है ये शुद्ध होता है। भास्कर जो है वर्तनी के अनुसार गलत है। हालांकि आपने कई जगह देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ, वर्तनी के अनुसार भास्कर इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको समझने के लिए आपको इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से भी, और आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा इसको। तो जो भी सिलेबस में दिया गया उसी को फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक मैंने किसी एक वीडियो में आपको बता दिया था कि जो अलंकार वगैरह भी आपको पढ़ने हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए, क्योंकि
जो यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस है और यूकेपीएससी का सिलेबस मैं दोनों चेकआउट कर रहा था, तो वो थोड़ा माइंड में रह गया था, तो कन्फ्यूज़न की वजह से वो मैंने बोला था। तो ये याद रखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि यूकेपीएससी सिलेबस के बाहर बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। तो जो सिलेबस है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं हिंदी में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूके ट्रिपल एस सी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जो सिलेबस के बाहर रहते हैं हिंदी वगैरह में, लेकिन यूकेपीएससी में जो भी मैंने पेपर एनालिसिस किया है अभी तक, तो उसमें देखा गया है जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो, एक आध क्वेश्चन शायद बाहर से पूछ लेता है। तो जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस पर आपको फोकस रहना है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, और उसमें भी आपका जो 2-3 टॉपिक है उस पर अच्छे से फोकस बढ़ना नहीं है। वर्तनी हो गया, समास हो गया, और जो एक वाक्य होता है, यानी कि एक लाइन के लिए एक वाक्य होता है, जो कि अभी हम नीचे क्वेश्चन करेंगे इसके, तो उस तरह के जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फॉलो कर लेना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बाकी सभी गलत हैं। भास्कर के लिए मैंने बता दिया, भास्कर कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये है आपका वर्तनी का शुद्ध रूप। निरपराधी की बात करें तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो है आपका वर्तनी के अनुसार निरपराध। और यथेष्ट की बात करें तो यथेष्ट होता है आपका ठौ की जगह टौ होता है। चलिए, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बघेली। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? जागृत, जागृति, उन्नत या फिर पृष्ठ? तो अगेन यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है जागृति। इसमें ये अशुद्धि है, जागृति जो है वर्तनी के अनुसार इस तरह से होता है। तो ये है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद एक और चीज़, तत्सम तद्भव पर भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पावत शब्द है, क्या है? तत्सम है, देशज है, तद्भव या फिर संकर है? तो ये आपका तद्भव है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पर भी क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुमिरन, श्रावण, खरपर या फिर अर्पण? तो अर्पण जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। इसके बाद जिसे बुलाया ना गया हो, जो अभी मैं बता रहा था, एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड, इस पर क्वेश्चन आपके आएंगे। तो जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अतिथि। अतिथि कौन होता है? जो अचानक आ जाए, जिसे बुलाया गया ना हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। इसके बाद जिसका संबंध उपनिवेश से हो, तो इसका क्या होगा? इसके लिए एक शब्द, इसका राइट आंसर है औपनिवेशिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सुना भी होगा आपने ये वर्ड औपनिवेशिक, जिसका संबंध उपनिवेश से हो। इसके बाद है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो प्राग ऐतिहासिक कहते हैं जो ज्ञात इतिहास के पूर्व से पहले का हो, तो ये है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत की बात करें तो इसमें अति उपसर्ग है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अवयवी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? तो ये होगा आपका बहुव्रीहि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य संग्रह है। देखिए, फास्फोरस की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपका चट्टानों में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक खाद्य स्तर को उसके पूर्ववर्ती खाद्य स्तर से कम ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है? जो आपने खाद्य स्तर देखा होगा जिसमें उत्पादक होता है, फिर दूसरा उत्पादक कौन होता है? पौधे होते हैं, फिर उसको खाने वाले जो होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो पूर्ववर्ती खाद्य स्तर से कम ऊर्जा उपलब्ध होती है खाद्य स्तर में, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक खाद्य स्तर पर श्वसन क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, अब ये क्वेश्चन, इसका एक दूसरा क्वेश्चन आया था जो कि मैंने आई थिंक मॉडल पेपर 10 में करवाया था। तो 10वां जो पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें
जो लेयर्स हैं, वायुमंडलीय परतें हैं, उस पर क्वेश्चन आया था। आई थिंक ये आया था कि सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन इसी पर आया है। ओजोन की जो परत है वो पाई जाती है, और आई थिंक मैंने चारों बता दी थी आपको उस वीडियो में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाया जाता है, जो कि 50 किलोमीटर के आसपास रहता है, इतनी ऊंचाई पर रहता है। और ओजोन परत की बात करें तो ये आपका 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन परत रहता है। तो इसी के बीच में रहता है क्या, ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में। इसके बाद लॉस एंजेलिस, ये जो है इस तरह के स्मॉग का जो मुख्य प्रदूषक है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। इसके बाद वायुमंडलीय वायु में निम्नलिखित में से कौन सा पर्टिकुलेट पदार्थ का एक घटक होता है, धूल या फिर एरोसोल्स। तो इसका आंसर होगा दोनों, ये दोनों ही जो है पर्टिकुलेट पदार्थ का एक एलिमेंट या फिर घटक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के ह्रास का कारक है, अंतः प्रजनन, आबादी के आकार में कमी, विषम युग्मी में कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया है। तो ये किया गया था टेंसले द्वारा 1935 में, 1935 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है CO2, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होना चाहिए था नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसको देख लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके बाद बेहतर पोषण की गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसलों को संदर्भित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बायोफोर्टिफिकेशन, जो कि बेहतर पोषण की गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसलों को संदर्भित किया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। मोंटगोमरी, लाहौर, लड़काना, या फिर लायरपुर। तो ऑप्शन डी तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका संबंध इससे नहीं है। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर मोंटगोमरी और लड़काना, क्योंकि आपने यही पढ़ा है। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है लड़काना। लड़काना है कहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है लड़काना। अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, अगर कभी पूछा जाए तो ये है, इनका नाम है राखल दास बनर्जी। क्या है, राखल दास बनर्जी। तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, खोज करता है 1922 में, 1922 में ये की थी। कहाँ पर है, लड़काना में है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब लड़काना में। तो ज़िले का नाम है ये लड़काना। इसके अलावा हड़प्पा पर भी अगर क्वेश्चन बनता है तो ये भी मैं बता दूं, जो मोंटगोमरी जगह है यहाँ पर हड़प्पा की खोज हुई थी, और ये किया गया था 1921 में, किसके द्वारा, आपने नाम सुना होगा, दयाराम साहनी द्वारा। ये भी पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में, मोंटगोमरी में है। तो ऑप्शन ए हड़प्पा के लिए है, ऑप्शन सी लड़काना के लिए। तो यही दो हम पढ़ते आए हुए हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो ये तो इजी है, आई थिंक इसका क्वेश्चन, इसी तरह का एक क्वेश्चन कल भी करा था, ऋग्वेद, उपनिषद, सूत्र, या फिर महाकाव्य। तो ऋग्वेद होगा प्राचीनतम ग्रंथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद ऋग वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था, अग्नि, सोम, इंद्र, या फिर वरुण। तो इंद्र देव जो थे वो ऋग वैदिक काल के सबसे शक्तिमान या फिर सर्वशक्तिमान देवता थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है ऋग वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में, या फिर बौद्ध साहित्य में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर वैदिक साहित्य में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, हिरण्य कर था, किस तरह का ये टैक्स था, सेवा कर था, सर्विस टैक्स, बिक्री कर, कृषि कर, या फिर धार्मिक कर। तो हिरण्य जो था वो आपका कृषि कर था एक प्रकार का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद
वाराहमिहिरी, माफ कीजिएगा, वारामिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, क्या नाम था उसका? अर्थशास्त्र, मृक्ष कटिकम, सुकृति सार या फिर वृहत संहिता। तो वृहत संहिता किसने लिखा था? वाराहिमिहिर ने। वराहमिहिर, ये प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण होगा वराहमिहिर। तो ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने लिखा था बृहत संहिता। इसके बाद है क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? कुषाण, शक, इंडो ग्रीक या फिर पल्लव। तो ये होगा शक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? महापात्र, धर्म महापात्र, राजदूत या फिर पुलिस। तो अशोक के शासनकाल में धर्म महापात्र जो था वो धर्म और नैतिकता का अधिकारी था। तो ये नाम दिया गया था अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता के अधिकारी को धर्म महापात्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद कादम्बरी किसने लिखी थी? तो इजी क्वेश्चन है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। कादम्बरी लिखी थी बाणभट्ट ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी, अरिनेस्टी, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ। तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जो जैन धर्म हो गया और जो बौद्ध धर्म है, इनको अच्छे से पढ़ लें, मुगल काल को अच्छे से पढ़ लें, और जो सभ्यताएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। हिस्ट्री में अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इस पर ज़्यादा फोकस कर लें, अगर आपके पास समय कम है तो। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स वगैरह बनाए हैं और सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो बस रिवाइज़ कीजिए, और ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यह है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यह है कि तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? तो ये हुआ था आपका मौग्लीपुत्र शिष्य के सभापतित्व में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और सभी के साथ इसको शेयर भी करें जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।